हेलो फ्रेंड्स। आरसीबी ने विनिंग स्ट्रीक एट होम का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस आईपीएल में। 9 होम विन्स के बाद आज पहली बार किसी अवे टीम ने मैच जीता है और आरसीबी बुरी तरीके से हार गई। बुरी तरीके से इसलिए कि जैसे ही चेस स्टार्ट हुआ पहले 6 ओवर में ही मैच ख़त्म हो चुका था। पहले 6 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 85 विदाउट लॉस। मतलब रिमेनिंग 14 ओवर्स में 7 रन्स के हिसाब से 98 रन्स चाहिए थे विथ ऑल 10 विकेट्स इन हैंड। वहाँ से रेयरली ही कोई टीम हार सकती है। अगर हार सकती है तो वो खुद आरसीबी, और कोई टीम नहीं हार सकती इस सिचुएशन से। आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी लीडरशिप में कुछ जान नहीं दिखी। फैफ डुप्लेसी जो कि 2-3 महीने में ही विल टर्न 40 and Faf du Plessis doesn't have a great record as a captain as well. विराट कोहली ने तो अपनी कैप्टनसी में कुछ नहीं जीता, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग टीम बनाई इतने सालों में। कोई कोर सेट ऑफ प्लेयर्स भी उनके पास रेडी नहीं थे। जो एक अच्छा स्पिनर उनके पास था युजवेंद्र चहल, उसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया और जब से वो दूसरी फ्रेंचाइजी में गए हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप उनका आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो वो हमेशा से अच्छा रहा है और वो ओवरऑल आरसीबी के सबसे सक्सेसफुल बॉलर्स थे, तो उनको रिलीज़ करने का कोई सेंस नहीं था। आज आरसीबी के पास कोई ढंग का स्पिनर नहीं है। पेस बॉलिंग में मोहम्मद सिराज इनकंसिस्टेंट है। अलजारी जोसेफ, जिनको कि एक बहुत बड़े अमाउंट में ख़रीदा गया, अलजारी जोसेफ की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रही है। और भी आरसीबी में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो विकेट टेकिंग बॉलर हो। बाकी एक दो बॉलर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की वो न्यू बॉलर्स हैं, डोमेस्टिक से आए हैं, उनका कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। बट बाय द टाइम उन्होंने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाला, द गेम वाज ऑलरेडी आउट ऑफ हैंड। कैप्टेंसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आरसीबी की इनिंग्स में आरसीबी वर ऑल्सो गोइंग एट द रेट ऑफ 8 and 9 फॉर द फर्स्ट से 9-10 ओवर्स। लेकिन उसके बाद केकेआर ने देखा कि इस पिच में इफ़ यू बॉल स्लोअर बॉल्स, जो कि आंड्रे रसल ने स्टार्ट किया, उन्होंने स्लोअर बॉल्स डालने स्टार्ट किए हिटिंग द पिच, और उसके बाद रन स्कोरिंग डिफ़िकल्ट हो गई। इनफैक्ट आरसीबी ने लास्ट के 1-2 ओवर में थोड़े दिनेश कार्तिक ने आके कुछ 2-3 छक्के मारे, बट जो 14 से लेके 18 ओवर का फेज था उसमें बहुत ही ख़राब बैटिंग की आरसीबी ने, और वहाँ पर केकेआर कंसिस्टेंटली सिर्फ स्लोअर बॉल्स फेंक रही थी। तो इस पिच में अगर स्लोअर बॉल्स फेंके जाते तो एक असर था। बट फैफ डुप्लेसी, जैसे ही उनकी बॉलिंग स्टार्ट हुई, फैफ डुप्लेसी ने फास्ट बॉलर से स्टार्ट किया और सुनील नारायण जो कि एक पिंच हिटर हैं, जो कि सिर्फ बैट फ्लैश करते हैं, ही डजेंट हैव एनी फुटवर्क, नथिंग, वहाँ पर वो कंसिस्टेंटली उनको फास्ट बॉलर दिए जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। देयर वाज नो चेंज ऑफ प्लान, देयर वाज नो स्ट्रैटेजी। ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने अभी 3 दिन पहले उसी पिच पे 2 विकेट लिए थे, उनको सेम ग्राउंड सेम पिच पर एक भी ओवर नहीं दिया इस बार फैफ डुप्लेसी ने। अगर सुनील नारायण इतने अग्रेसिवली सिर्फ बैट चला रहे थे, उस टाइम पे अगर वो एक स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर देते, अगर मैक्सवेल को इंट्रोड्यूस करने में वो हेजिटेंट थे तो मयंक डागर को कर देते, क्योंकि एनीवेज पेस बॉलर्स 14-15 रन हर ओवर में पिट ही रहे थे। उस वक्त चाहिए थे विकेट। बट फैफ डुप्लेसी को इतनी समझ नहीं है इन पिचेस की। उनकी कैप्टेंसी बहुत ही लीनियर है, वो एक सर्टेन रूटीन फॉलो करते हैं और उसके बियॉन्ड वो कुछ सोच नहीं पाते आउट ऑफ द बॉक्स। उनकी लीडरशिप बहुत ही एवरेज, बहुत ही पुअर है। बगर अगर आरसीबी को नया कैप्टन चाहिए, बिकॉज फैफ डुप्लेसी इज टर्निंग 40 इन अ कपल ऑफ मंथ, सो ही इज़ नॉट द फ्यूचर फॉर आरसीबी। अब आरसीबी को ये सोचना है कि उनका नया लीडर कौन हो सकता है। डेफिनेटली गोइंग टू विराट इज गोइंग टू बी लाइक अनदर यू टर्न, बैकफुट पे जाने वाली बात होगी, क्योंकि विराट इज़ ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी यंगर एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि उनकी कैप्टनसी में आरसीबी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, और वो एक कैप्टन बनने के बाद उनकी बैटिंग पे भी इम्पैक्ट आता है। अगर आरसीबी को कुछ ये करना है तो दे कैन कंसिडर हैंडिंग ओवर द
captaincy to Glenn Maxwell at least for the next 2-3 years until they find another you know यंगस्टर. अभी फ़िलहाल जो इंडियन टीम में इतने सारे आ रहे हैं उसमें से किसी को आइडेंटिफाई करके अगर ये लीडरशिप हैंड ओवर करना चाहते हैं आफ्टर 2-3 years. बट RCB हैज़ टू सीरियसली कंसिडर इट because Dinesh Karthik is also probably playing his last IPL, or maybe the next IPL will be his last. Faf du Plessis is also in a similar zone. Virat Kohli is going to turn 36 this year, and I don't think he's going to take back the leadership. Siraj doesn't seem like a captaincy material, जो कि उनके सबसे experienced Indian player हैं after Virat Kohli. So who next? RCB has to think about their leadership very seriously, and बाकी मैच में कुछ सेकेंड इनिंग्स के तो मैच ख़त्म ही हो गया था. फर्स्ट इनिंग्स में कैमरन ग्रीन ने फाइनली थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई. इट सीम्ड दैट वो अपने ऑर्डर से काफ़ी नीचे बैट कर रहे थे, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी खुल के नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के लिए नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं. सो कैमरन ग्रीन इज़ नॉट योर फिनिशर, ही इज़ योर टॉप ऑर्डर बैट्समैन. ग्लेन मैक्सवेल को ये नंबर 4 पे भेज रहे हैं, एंड ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू हिट हिज वे, and he's giving you chances and getting out in 20s and 30s. So I don't think कि Glenn Maxwell is batting in the correct order. I think Glenn Maxwell should be asked to bat after the 12th 13th over. I think getting him in the 7th 8th over is not working. I think he needs a couple of good innings to get back to groove. I think Glenn Maxwell को नंबर 5 पे करना चाहिए. रजत पाटीदार को नंबर 5 पे भेजने का कोई सेंस नहीं है. रजत पाटीदार इज़ ऑल्सो अनदर ऑफ योर टॉप ऑर्डर बैट्समैन. सो उनको नंबर 4 पे करके मैक्सवेल को नंबर 5 पे करना चाहिए. मैक्सवेल शुड नॉट कम आउट टू बैट बिफोर द 12th 13th ओवर बिकॉज ही इज स्ट्रगलिंग इन द मिडिल ओवर्स. फास्ट बॉलिंग में अभी हमने इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ में देखा था कि आकाशदीप ने 4th टेस्ट में अपना डेब्यू किया था, और उन्होंने बहुत ही सेंसेशनल स्पेल फेंका था न्यू बॉल से, वेर ही वॉज बॉलिंग क्विक, ही वॉज स्विंगिंग द बॉल, और उन्होंने अपने पेस से इंडिया के पिच पे उन्होंने अपनी पेस से बीट करके 3 इंग्लैंड बैट्समैन को, 3 टॉप ऑर्डर इंग्लैंड बैट्समैन को आउट किया था. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आकाशदीप इज़ इन गुड फॉर्म, ही इज़ कॉन्फिडेंट, मगर ये लोग या आकाशदीप को बेंच पे बिठा के खिला नहीं रहे हैं, विच डजेंट मेक सेंस. अल्जारी जोसेफ इज़ नॉट अ T20 बॉलर. उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए भी अपना डेब्यू बस 1 या 2 साल पहले किया है. जस्ट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ डजंट मीन ही इज़ अ गुड T20 प्लेयर. विल जैक्स, जो कि इंग्लैंड के अभी कंसिस्टेंट ओपनर रहे हैं, हु ऑल्सो बॉल्स हैंडी ऑफ स्पिन, ही इज़ सिटिंग. RCB doesn't have any good spinner, so Will Jacks can play instead of Alzari Joseph. He is also one of your batsmen whom you can use maybe at number 4 or 5. एंड उसके अलावा ओवरसीज पेस बॉलर में रीस टॉपली हैं फ्रॉम इंग्लैंड. ही इज़ अ लेफ्ट आर्मर, ही इज़ वेरी टॉल, सो ही कैन बी यूजफुल. टॉम करन है, सैम करन के बड़े भाई, who also is a T20 specialist. He plays leagues all across the globe. He has a very good slower ball, he has very good Yorkers, and is a handy lower order batsman maybe at number 8. So Tom Curran can play. Alzari Joseph definitely can't play because he's more of a test bowler who has just started playing white ball cricket. I don't know why RCB invested 10 plus crores on him. He's quick, but he is not a T20 specialist. He doesn't have a slower ball, he doesn't have a Yorker, he doesn't have variations for a T20 bowler. He just keeps hitting that length, and in T20 cricket that's not going to work. हमने देखा कि उन्हें ऑलमोस्ट 15-16 रन्स पर ओवर के हिसाब से मारा गया है पिछले दोनों मैचेस में, तो अब उनको खिलाना बहुत ही डेंजरस है. सो विल जैक्स और रीस टॉपली शुड प्ले. ऑल्सो यश दयाल की जगह पे Akashdeep should come into the squad. I'll make a separate video just speaking about RCB's leadership and what they can do next. But in this game, we also saw that Phil Salt is consistently performing well for KKR, which is great news. Andre Russell, पिछले 2-3 IPL सीजन्स में उन्हें बॉलिंग में इतना यूज़ नहीं किया जा रहा था. He was just being used as a lower order hitter who would come out to bat in the 14th 15th over.
But it's good that Shreyas Iyer is using him as a bowler, as somebody who can bowl in the middle overs, and I think that is good thinking from Shreyas Iyer, that Andre Russell is also a bowler. I mean, उनको बस जाना जाता है he's a power hitter, but you should not forget that he's also a very useful medium pace bowler. ओवरऑल मिचेल स्टार्क इज़ दैट डिसअपॉइंटमेंट जो अभी फिलहाल के आर सोच रहे होंगे, क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट. ही इज़ द कॉस्टलीस्ट IPL प्लेयर एंड ही इज़ नॉट इवन पिक्ड अप अ सिंगल विकेट इन 2 games. When you invest 25 crores in a player, you expect that he would be among your, in the entire IPL, he should be in the top 5 bowlers, definitely. But I think he's in the bottom 5. So वो एक प्रॉब्लम है. बट हर्षित राणा का इमरजेंस इज द बिगेस्ट बेनिफिट. हर्षित राणा इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर. ही इज क्विक, ही बॉल्स इन द 140s, ही हैज़ वेरिएशंस. फैफ डुप्लेसी ने जैसे ही उन्हें स्कूप में 6 मारा, अगली बॉल पे ही उन्होंने फटाफट एक स्लोअर बॉल डाल के उन्हें डिसमिस कर दिया. पिछले मैच में भी हमने देखा व्हेन मिचेल स्टार्क वाज गिविंग अवे सिक्सेस एंड लास्ट ओवर में जब 13 रन चाहिए थे, हर्षित राणा को पहली बॉल पे क्लासन ने 6 मारा. वो समझ गया कि यहाँ पेस फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है. अगली 5 की 5 उन्होंने स्लोअर बॉल डाली और जितवा दिया मैच KKR को. सो हर्षित राणा इज़ a good find not only for KKR, but even the Indian selectors will have an eye on him because he's quick, he's intelligent, he has variations, he has everything what you need for a T20 bowler. एंड ओवरऑल KKR की परफॉर्मेंस अच्छी थी. सुनील नारायण को बॉलिंग में आज कुट पड़ी, लेकिन उन्होंने बैटिंग में उसको कॉम्पनसेट कर दिया. KKR की बैटिंग सही लग रही है. वेंकटेश अय्यर भी अग्रेसिवली खेले नंबर 3 पे. श्रेयस अय्यर ऑल्सो, ही वॉज रस्टी बट ही गॉट अ गुड इनिंग्स. आंड्रे रसल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन अ चेज ऑफ 180+, विच इज़ a very good point for KKR. Rinku Singh is also there. So KKR is looking formidable this time. They seem like they might qualify for the playoffs definitely, and they have a great chance to win the trophy again. Gautam Gambhir has something about his प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम. जब वो लखनऊ में भी थे तो लखनऊ भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई की थी. एंड दिस टाइम KKR ऑल्सो आर लुकिंग गुड. थैंक यू गाइस.